हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अनिल स्टडी कोर में। और आज हम हिंदी वर्णमाला को जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। स्वर और व्यंजन का हम ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आपके एग्जाम में एक नंबर भी गलत नहीं होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हिंदी वर्णमाला बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला किसको कहते हैं, ध्यान रखना। वर्णमाला है क्या? पहले ध्यान दिए, वर्ण का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई एक अक्षर होगा, ठीक है, या कोई ध्वनि होगी। ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। माला का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे। जैसे कह दिया जाए फूलों की माला। अगर फूलों की माला की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि फूलों का एक संग्रह होगा, उनके गुच्छा बनाया गया होगा, माला के रूप में संग्रहित किया होगा। उसी तरह वर्णमाला क्या है, वर्णों का क्या है, एक संग्रहित किया गया है, उनको मिला के एक समूह बनाया गया है जिसको वर्णमाला कहते हैं। तो क्या है, और उनके क्या है, उनके जो वर्ण हैं उनको व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। तो परिभाषा यही है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, ये यूपी पुलिस में खास करके पूछा हुआ है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये वर्ण है क्या, ध्यान देना, वर्ण क्या है। ये जो वर्ण हैं, वर्ण की बात कर लेते हैं तो एक तरह की ये क्या है, ध्वनि है, ठीक है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलने से पहले आपके पास तक एक ध्वनि पहुंच रही है। उस ध्वनि के हिसाब से आप ये देख रहे हैं कि कौन सा हम अक्षर बोले हैं। तो सबसे पहले क्या है, ध्यान रखना कि ध्वनि है, और इन ध्वनि को ही प्रतीक रूप दे दिया गया। क्या दिया गया, प्रतीक के रूप में एक क्या दे दिया, प्रतीक दे दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला में कुल वर्णों की बात करें तो कितनी है संख्या, याद रखना है। वर्णमाला में जो कुल वर्ण हैं, कुल वर्णों की संख्या अब 53 है, ठीक है। जो एक बढ़ गया है विशिष्ट व्यंजन, अभी आगे बताते हैं, ठीक। वर्णमाला के भेद, कई बार पूछता है कि वर्णमाला के कितने भेद हैं। तो ध्यान रखना है कि वर्णमाला के कुल कितने भेद हैं, दो भेद हैं, जिसको हम वर्णमाला को दो रूपों में बांटते हैं। पहला क्या है, स्वर है, और दूसरा व्यंजन है। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन। व्यंजन एक खाने बनाने वाला व्यंजन नहीं, ये वर्णमाला का व्यंजन है, ठीक है। तो कितने हैं, अब ध्यान रखिएगा। स्वर, स्वरों की कुल संख्या, हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या जो है वो 11 है, ठीक है। मूल स्वरों की बात कर लें तो वो 10 है, ठीक है। इसमें ऋषि को काउंट नहीं करते, मूल स्वरों में नहीं आता है क्योंकि इसका उच्चारण रॉ से स्टार्ट होता है, री, ठीक है। व्यंजनों की बात कर लें तो व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। शुद्ध व्यंजनों की बात हो रही है कि कितनी संख्या है, 33 है। लेकिन अगर लेख, ध्यान रखना, स्वर वाले में ध्यान देना, लेखन के आधार पर या अगर संस्कृत में, ध्यान रखिएगा, तो लेखन या संस्कृत के आधार पर स्वरों की जो संख्या है वो 13 हो जाती है, खास करके किस में होंगी, संस्कृत में। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या जो रहने वाली है वो कितनी है, 11 है। और मूल स्वरों की जब भी बात करेगा तो मूल स्वरों की संख्या 10 रहने वाली है, ठीक है। अगला ध्यान रखेंगे, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि कहलाती है। कोई भी भाषा बोलना है, ध्यान रखेंगे, जैसे हमने कहा राम, तो राम हिंदी शब्द में हमने कहा तो पहले रॉ की ध्वनि आई, फिर आ की ध्वनि आई, फिर मौ की ध्वनि आई, और मौ यानी राम की ध्वनि आई। लेकिन हम कह दे नहीं, हमने कह दिया कि अंग्रेजी का कोई शब्द हमने कर दिया एयर, एयर अगर हिंदी में भी बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे एयर, या अंग्रेजी की बात करें तो एयर। यानी कोई भी भाषा हो सबसे पहले ध्वनि जाएगी, और उन्हीं ध्वनियों को जो संकेतिक रूप दे दिया जाता है, प्रतीक रूप दे दिया जाता है, उसी को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वही कह रहा है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि कहलाती है। इस ध्वनि को वर्ण या अक्षर
कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या कहलाएगी, ध्वनि या वर्ण कहलाएगी। लेकिन ध्यान देना, अगर कह दे कि भाषा की सबसे छोटी, अगर यहाँ लिख देता सार्थक इकाई, अगर सार्थक इकाई कहता तब यहाँ पे क्या होता, शब्द हो जाता। नोट करना, कॉपी कलम ले लेना और नोट करते चलो। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी, अगर सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ है। अगर हमने कह दिया यहाँ पर हो, तो हो तो एक प्रतीक रूप है लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। लेकिन हमने कह दिया नहीं, हमने कह दिया कलम, तो कलम का एक शाब्दिक रूप है। तो ये क्या है, सबसे छोटी सार्थक इकाई है, शब्द है। और सबसे छोटी इकाई की बात कर ले तो ध्वनि है। इन्हीं ध्वनि या अक्षर को हम क्या कहते हैं, इन्हीं ध्वनि को अक्षर या वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, भाषा की जो स्वतंत्र इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ये भी पॉइंट नोट करते चलना है। क्या है कि भाषा की जो स्वतंत्र इकाई है वो ध्वनि होती है। ठीक है, स्वर की परिभाषा क्या, स्वर होते क्या हैं। पहला चीजें ध्यान रखना कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से तथा बिना किसी अवरोध के होता है। यानी स्वर क्या होते हैं, ध्यान रखना कि स्वतंत्र होते हैं। पहला एक ही चीज ध्यान रखना कि जो स्वर हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार, देखिए स्वर के प्रकार में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबके मन में एक डाउट हमेशा रहता है इसको लेके कि स्वर के कितने प्रकार हैं। ध्यान रखना, स्वर के मूल रूप की बात कर देते हैं तो हिंदी में तो दो ही रखे जाते हैं। लेकिन जब मात्रा की बात आ जाती है, उच्चारण की बात आती है, और मात्राएं कहाँ से आई, संस्कृत के, खास करके संस्कृत से। और संस्कृत के आधार पे ही तीन माना गया। तो उस मात्रा जो रखी गई है, स्वर क्या है, मात्राएं। तो उच्चारण या मात्रा के आधार की बात करें तो कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीन तरह के होते हैं। जबकि प्लुत स्वर की बात करें तो हिंदी में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उच्चारण या मात्रा के आधार पर अगर पूछे, क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप क्या मारेंगे, तीन ही ऑप्शन ठीक करना है। तो इसको तीन रूपों में बांट दिया गया। ठीक है, एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व का मतलब होता होगा छोटा, वैसे नाम से आ रहा है। और दीर्घ का मतलब है बड़ा। ठीक है, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगे, यानी उच्चारण में क्या हो, कम समय लगे, तो ह्रस्व। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर से अगर अधिक समय लगता है तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, अगर ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है तो दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो ये प्लुत स्वर हो जाएगा, जो खास करके संस्कृत में देखने को मिलता है, जैसे ओम करके होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कहेंगे हम प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या की बात कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, ध्यान रखिए। ह्रस्व स्वर जिसको कहते हैं छोटा, यानी ओ हो गया, ई हो गई, ऊ और ऋषि, इनकी कुल संख्या की बात कर लें तो कुल संख्या कितनी है, चार है। ठीक है, ध्यान देना है कि कुल संख्या कितनी है इसकी, चार रखी गई है। ठीक है, और दीर्घ स्वर की बात कर लें तो दीर्घ स्वर कौन है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी के सभी क्या हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, आते हैं अगले पे, ह्रस्व स्वर। अभी एक एक करके हम क्या पढ़ते हैं, इनका डिटेल पढ़ते चलते हैं कि ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर की बात कर लेते हैं तो ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, गर्मी बहुत है, फिर भी आप लोगों को मेहनत नहीं दिखती है तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, कमेंट भी कर दिया करो, और बोर नहीं होना है।
जहाँ चीज़ ये इंटरेस्टिंग नहीं है, यहाँ कॉमेडी नहीं है, यहाँ सीरियस पढ़ाई चल रही है, तो आप बोर नहीं होइए, इत्मीनान से पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है। हर्ष स्वर, ध्यान से पढ़ना है कि हर्ष स्वर है क्या। हर्ष स्वर, इसे लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। लघु स्वर का मतलब है छोटा स्वर, या मूल स्वर है इन्हीं स्वरों से उत्पन्न अन्य स्वरों की भी हो जाती है। कहने का मतलब इसका है कि मूल स्वर हैं, इन्हीं स्वरों को मिला के अन्य स्वरों की भी निर्माण किया जा सकता है। इनके उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है, और इनकी संख्या की बात कर लें तो इनकी संख्या 4 होती है। ओ है, ई है, ओ है, और क्या है, ऋषि है, ठीक है। ये पॉइंट नोट करना है आपको। ये पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि रचना या बनावट या उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, ये लाइन नोट कर लेना आप। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है, या बहुत कम ही लोग इसको पढ़ाते हैं। कि अगर रचना की बात कर दें कि इनकी रचना कैसी हुई, इसकी बनावट कैसी है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, इसके आधार पर इनका अलग अलग नाम रखा गया है। इसको मूल स्वर भी कहते हैं, जड़ स्वर भी कहते हैं, नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं, बीजाक्षर स्वर भी कहते हैं। इसके इतने और नाम भी हैं। किसे लघु स्वर, मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर कहा जाता है। जड़ मतलब सभी स्वरों का ये जड़ है, इन्हीं से उत्पन्न होता है। नैसर्गिक का मतलब है बिना, यानी कोई चीज पहले से ही विद्यमान हो। कोई चीज पढ़ेंगे बिना इनके हम पढ़ ही नहीं सकते, बिना इनकी हम उनकी वर्णमाला को लिख ही नहीं सकते, इसलिए नैसर्गिक कहते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं। इसे द्विमात्रिक भी कहते हैं, ध्यान रखना, इससे 2 मात्राएं होती हैं, इसीलिए तो बड़ा कहा गया है। इसमें 2 मात्रा होती है। इसे संधि स्वर भी कहा जाता है, और इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या लगता है, अधिक समय लगता है। ये भी ध्यान रखना है। इनकी संख्या जो है कितनी रहने वाली है, इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है। आ है, ई बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए ओ और औ, यानी कितने हैं, इनकी कुल संख्या हो गई 7, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जो आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, अब देखिए बनता किससे है, ओ और ओ मिलता है तो आ बनता है, ठीक है। ई और ई मिलता है, या बड़ी ई या छोटी ई मिलता है तो बड़ी ई बनता है, और ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ। इसीलिए देखिए सजातीय है, अगर समान राशियां हैं तो सजाती कहेंगे, इसीलिए इसे सजातीय, और संधि हुआ है तो संधि स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, सजातीय संधि स्वर भी कहते हैं। इनका अलग अलग निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, विजातीय संधि स्वर। संधि में इसको पढ़ेंगे कि इनका निर्माण कैसे हो रहा है, ठीक है। अगला है प्लुत स्वर, इसको भी जान लेते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसके उच्चारण स्थान में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर का इस्तेमाल संस्कृत में किया जाता है, उदाहरण के तौर पर जैसे ओम लिखा जाता है, या हिंदी में 3 जो होता है ये लगाया जाता है, जैसे ओम। जब किसी को मंत्रों का उच्चारण होता था संस्कृत में, तो जैसे कहते हैं ना ओम, या किसी को पुकारा जाए देर तक, हरे रे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। उम्मीद है कि आपको स्वरों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, यानी टोटल हमने क्या पढ़ा ये ध्यान दे देना एक बार, कि हम लोगों ने क्या क्या हो गया, प्लुत स्वर तक हमने पढ़ लिया, यानी कितने हैं स्वरों को, यानी स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। मूल स्वर 10 हैं। उसके आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों में उच्चारण और मात्रा के आधार पर बांटा गया। ह्रस्व स्वर की बात कर लेते हैं, 4 है। दीर्घ स्वरों की बात कर लेते हैं तो 7 है, इनकी संख्या 7 है। प्लुत स्वरों का इस्तेमाल संस्कृत में होता है, लेकिन उच्चारण या मात्रा के आधार पर रखा गया है, नहीं तो इस्तेमाल, इसका प्रयोग हमेशा संस्कृत में होता है, ठीक है। अब हम स्वरों का अलग अलग वर्गीकरण करते हैं।
यानी बोलने के आधार पर या अन्य अन्य चीजों के आधार पर। अगला है कि मुख आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, यानी जब स्वरों को हम बोलते हैं तो मुख की हमारे जो आकृति है वो कैसी हो जाती है। देखो, अब एक होता है मुंह अपने आप बनाना, किसी के बातों को सुन के बना लेते हैं, वो खास करके लड़कियों में मिलता है, हर बात पे बनाना। एक होता है बोलते समय मुख की आकृति बनना। तो जब हम सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं, जब स्वर बनता है तो उनकी मुख की आकृति कैसी बनती है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुख आकृति के आधार पर ध्यान देना कि देखना है। तो मुख आकृति के आधार पर इनको 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, ध्यान रखना है, 4 प्रकार बांटे गए, यानी इसके 4 प्रकार बताए गए। ठीक है, ध्यान देना कौन कौन 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन कौन हैं, ध्यान देना है। पहला है संवृत स्वर। क्या कहेंगे इसको, संवृत, यानी बोलते समय मुख क्या हो जाए, क्लोज हो जाए या बंद हो जाए। जैसे ये ओठ है, ये बोलते समय क्या हो जाए, बंद जैसी स्थिति में आ जाए, ध्यान रखना है। ठीक है, कैसा हो जाए, बंद हो जाए। अब इसकी संख्या कितनी है, ध्यान रखना है, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन है, ई, ई, उ, उ। अब मुख देखिए, ध्यान देखिए, मुंह को ध्यान देखिए, ई, उ, यानी बोलते समय मुख क्या हो रहा है, बंद की स्थिति में आ जा रही है, यानी क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो इसकी संख्या जो है वो संख्या है 4। ठीक है, अर्ध संवृत की बात कर लेते हैं। तो जो अर्ध संवृत का मतलब आप समझ जाओगे, संवृत का मतलब है पूरा बंद रहे, तो अर्ध संवृत का मतलब हाफ क्लोज, यानी आधा बंद रहे। इसकी संख्या कितनी है, 2 है, याद रखना है। ए और ओ, ए और ओ, आया नहीं, ए और ए ओ, जैसे लग रहा आधा बंद हुआ है। ठीक है, विपरीत स्वर का मतलब होता है कि मुंह बिगड़, विपरीत बिगड़ना, ध्यान रखना। तो क्या कहेगा, विपरीत बिगड़ना। तो ये संख्या कितनी है, इसकी संख्या मात्र 1 है, और एक कौन है, आ। बिगड़ना सबसे बढ़िया मुंह कब बिगड़ता है, जब कहते हैं आ, इससे ज्यादा तो नहीं बिगड़ सकता। पोलियो का टीका आपने पिया होगा, डॉक्टर कहता है बोलो आ, तुरंत डाल देगा मुंह में। दांत के डॉक्टर के पास जाते होंगे, कहता होगा कहो आ, दांत देखना होगा तो ऐसे आ कहेंगे। अब इससे ज्यादा तो नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो विपरीत स्वर का मतलब होता है कि बड़ा, यानी कैसे उसको मुंह ओपन करना है। सबसे ओपन कब करेंगे, जब कहेंगे आ। ठीक है, तो इसकी संख्या क्या है, 1। अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत का मतलब होता है हाफ ओपन, यानी मुख क्या हो, आधा खुला रहे। कौन कौन संख्या है, बाकी जो बचे उसको रख सकते हैं, अ, ए, ओ। और एक वर्ड और आ जाता है अ, जिसपे चंद बिंदु नहीं है, हाफ चंद बिंदु है, यानी ये आगत ध्वनि कहलाती है, और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। जैसे देखेंगे आपको मिलेगा ऑनर, ऑनर ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो ये आ क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे आगत ध्वनि कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि जीव के भाग के आधार पर इसका वर्गीकरण करना है। कि जीव के भाग के आधार पर अगर वर्गीकरण करते हैं तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी बोलते समय जीभ पर जो प्रभाव पड़ता है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो जीभ के बोलने के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया। कौन कौन, ध्यान रखना है, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ध्यान रखना, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अब देखो पूरा नहीं याद रखना है, देखना बता रहे हैं कैसे याद रखना है। वर्णमाला तो सबको याद होगा ही, तो देखो कैसे याद रखना है। अग्र स्वर में संख्या, यानी बोलते समय जीभ के अगले भाग पर प्रभाव पड़ता है, जीभ का ये जो अगला हिस्सा है इस पे प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना कैसे। जैसे बोल के चेक करते, ई, ए, यानी बोल रहे हैं तो लग रहा है कि जीभ के अगले भाग पर भार पड़ रहा है, जीभ भारी पड़ रही है। इसकी संख्या 4 है, दोनों ई और दोनों ए, ऐसे याद रखेंगे। ई ए नहीं, दोनों ई और दोनों ए, ऐसे याद रखेंगे, याद हो जाएगा। रही बात मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर में सिर्फ एक वर्ड आता है, वो है अ। बोल के देखिए अ, जैसे लगेगा जीभ अंदर की तरफ, बीच में जो हिस्सा है वो धंस रहा है। बाकी जितने बच गए सब के सब क्या हैं, पश्च स्वर हैं। आ, उ, ओ, औ, ये सभी क्या हैं, पश्च स्वर हैं।
ठीक है, ध्यान रखना। जो संस्कृत में जो अंक लिखा जाता था, अंक को हिंदी में अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार के रूप में आ जाता है, शब्द के ऊपर या किसी अक्षर के ऊपर लगा होता है, और अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं। लेकिन जब दोनों को हम एक साथ लिखना होता है तो हम इसको कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह का मतलब होता है योग न होने के बाद भी, योग न होने के बाद भी साथ रहे, यानी योग नहीं है, इसके साथ रहने का योग नहीं है, फिर भी साथ रहता है। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर क्या कर लेते हैं, हम बांट लेते हैं स्वरों को। अगर ओठ के बोलने के आधार पर ओष्ठ के आधार पर बांट लें तो इसके दो भेद हो जाते हैं। कौन? गोलाकार, वृत्तमुखी या वृत्ताकार। यानी बोलते समय मुख क्या हो जाए, ओठ क्या हो, गोलाकार हो जा रहा है कि अगोलाकार हो रहा है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, ओष्ठ या गोलाकार या वृत्ताकार। ठीक है, दोनों ऊ, दोनों दोनों ऊ, ओ और औ, जैसे उ ऊ ओ औ, यानी बोलते से मुख हमेशा क्या बन रहा है, गोल आकृति बन रही है, तो उसको गोलाकार, वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, ऋषि जो शब्द है इसको अर्धवृत्ताकार में रखते हैं, ये नोट कर लेना है, बहुत कम देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो री को अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्तमुखी यानी बोलते समय जिन यानी स्वरों को बोलते समय वृत्त के आकार में ओठ न हो। ठीक है, तो में कौन कौन आते हैं, तो अ आ ई ए ये सभी किसकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और ये क्या हुए, स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते हैं, अपित क्या होते हैं, फैल जाते हैं, जैसे ओ आ ई ए। ठीक है, चलिए स्वरों का उच्चारण कर लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर इनको कहाँ कहाँ बांटेंगे, कहाँ रखेंगे, उच्चारण इनका किन किन जगहों से उच्चारण होता है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर ध्यान रखना। अब आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, क्या याद रखना है। ठीक है, जब भी कोई वर्ड का उच्चारण होता है तो पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, कंठ से स्टार्ट होता है। एक छोटे बच्चे को याद रखिएगा, जब भी उच्चारण के क्रम की बात आए तो ध्यान रखना है कि जब भी उच्चारण कैसे होता है तो छोटे बच्चे को याद रखना है। वो बोलने की कोशिश तो करता है लेकिन बोल नहीं पाता, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसका कंठ अभी नहीं खुल रहा। क्या नहीं खुल रहा है, कंठ, यानी ध्वनि कहाँ से आने वाली है, कंठ से आने वाली है। अगर कंठ खुल रहा है तो इसका मतलब आवाज आ रही है, कंठ नहीं खुल रहा है तो आवाज नहीं आ रही है। यानी पहली दो ध्वनि है वो कहाँ से, कंठ से स्टार्ट हो रही है। जब कंठ से जाएगी तो कहाँ आएगी, पहले तालु के पास आएगी। ठीक है, तालु के बाद आएगी फिर मूर्धन्य में आएगी, यहाँ इस मूर्धा के पास आएगी, फिर कहाँ आएगी, दंत के पास आती है, लेकिन स्वरों में दंत ध्वनि नहीं होती है, तो फिर कहाँ आ जाएगी, ओष्ठ पे आ जाएगी। ओष्ठ के बाद फिर क्या आएगा, कंठ और तालु में आएगा, यानी कंठ तालव्य हो जाएगा। कंठ प्लस ओष्ठ के पास आएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज नोट करिएगा कि स्वर में क्या नहीं होता है, दंत ध्वनि नहीं होती है। तो आपको याद रखना, पहले कहाँ आएगा, कंठ में, फिर तालव्य में, फिर मूर्धन्य में, फिर दंत में, फिर आता है ओष्ठ में। ठीक है, इसमें दंत ध्वनि नहीं होती है तो मूर्धन्य के बाद क्या आएगा, ओष्ठ ध्वनि आएगी। अब देखिए दोनों से मिल मिल के कोई वर्ड बनते हैं, तो फिर क्या, कंठ प्लस, फिर पहले स्टार्ट करिए कंठ से, फिर कहाँ आएगा, तालव्य तक, फिर कंठ से ओष्ठ तक, यानी कंठोष्ठ। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जो ऋषि होता है ना वो मूर्धन्य होता है। ठीक है, ऋषि क्या है, मूर्धन्य है। बच्चे कितने, 10, और सबको दो दो को बांट दो, पहले स्टार्ट से करो, ओ आ ई ऋषि आ गया, फिर उ ए ओ औ। ठीक है, क्रम से हो गया। तो कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत नहीं होता है, ओष्ठ कंठ तालव्य कंठोष्ठ। ऋषि को मूर्धन्य पे रखना है, बाकी सबको दो दो को बांट देना है क्रम से। कंठ ध्वनियों में अ और आ हो जाएगा, तालव्य में दोनों ई हो जाएंगे, ओष्ठ में दोनों ऊ हो जाएंगे, कंठ तालव्य में ए और ए हो जाएंगे, कंठोष्ठ में ओ और औ हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि स्वर का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा।
अगले वीडियो में मिलते हैं व्यंजन के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए जितने भी हो सके, कम से कम इन लोगों से, उन लोगों के पास तो शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इन चीज़ों का फायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।